नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं। खेल और स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व कौशल, खेल भावना और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज गुरुग्राम का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान सीएसआर की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सीएम पॉलिक्लिनिक के पीडियाट्रिक वार्ड का उद्घाटन करेंगे। एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री कमाल मोचन, श्री बुद्धि नारायण और श्री केदारनाथ श्राइन बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। श्रद्धालुओं को मेले में शामिल होने के लिए जिला प्रशासन के पोर्टल www.yamunanagar.com पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इस लिंक का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाना कि मेले में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया तथा कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला परिसर में हेल्थ चेकअप काउंटर बनाए जाएंगे। किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरा होने पर चढ़ूनी ग्रुप 25 नवंबर से टिकरी बॉर्डर तक पैदल मार्च करेगा। किसान यात्रा कई जिलों से होकर गुजरेगी। किसान सम्मान यात्रा अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत से होकर गुजरेगी। ये यात्रा रोहतक से होते हुए 10 दिनों में टिकरी पहुंचेगी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच मामले की जांच करेगी। इस दौरान हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब के वकील भी मौजूद रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट अहम आदेश जारी कर सकता है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। सुबह दिल्ली की हवा का औसतन AQI 499 रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को 2 इलाकों में एयर क्वालिटी 700 से अधिक दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजधानी के कई इलाके रेड जोन में बने हुए हैं। फरीदाबाद की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 दर्ज किया गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। आसमान में कोहरा जैसे दिखने वाला जहरीला हवा है, जो लोगों के लिए घातक साबित हो रही है। इसके अलावा सड़कों पर उड़ने वाली डस्ट भी प्रदूषण को बढ़ा दे रही है। कैथल में पिछले 2 दिनों से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी आई है। गुरुग्राम को कैथल में AQI घटकर 184 पर पहुंच गया है। पिछले 2 दिनों में AQI 400 के आंकड़े को पार कर गया है। जिले में प्रशासन की सख्ती के बाद पराली जलाने पर रोक नहीं लग पा रही है। जिला में अब तक हरसेक से मिली लोकेशन के मुताबिक 1087 जगहों पर आग लगी है। कृषि अधिकारियों के मौके का मुआयना किया है। 448 जगहों पर आग लगी हुई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने पराली में आग लगाने वाले किसानों पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लिया है और किसानों पर FIR भी दर्ज की गई है। फरीदाबाद के समग्र विकास के लिए सभी विभागों की बैठक बुलाई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों को सुझाव दिए। वहीं बैठक में जिले के तमाम विधायक और अधिकारी भी मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने 4 विभागों के अधिकारियों से फरीदाबाद के विकास कार्यों को लेकर अपडेट ली। साथ ही विधायकों ने जो समस्याएं बताई, उनका जल्द ही समाधान करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद की बढ़ती आबादी को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है। 231 का जो प्लान पहले विकास को लेकर चल रहा है, अब उसकी जगह 241 के प्लान के मुताबिक विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद की आबादी अब लगभग 30 लाख तक पहुंच चुकी है और उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है।
कैथल में कोरोना के चलते सिवन और गांव कांगथली की खेल नर्सरी बंद की गई है, जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि 2 साल से कोरोना के चलते उनकी प्रैक्टिस बंद हुई है। ग्राउंड के लिए उन्हें 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसे की बर्बादी होती है। खिलाड़ियों ने प्रशासन से मांग की है कि दोबारा से नर्सरी शुरू की जाए, जिससे वो खेलकर देश का नाम रोशन कर सके। भिवानी के खिलाड़ियों ने देश और विदेशों में अपना वर्चस्व दिखाया है। आज भी बड़ी संख्या में खिलाड़ी भिवानी के स्टेडियम में उन्हीं खिलाड़ियों को देखकर आ रहे हैं। भिवानी जिले ने कई ओलंपिक खिलाड़ियों भी दिए हैं। कुछ खिलाड़ियों का कहना है कि उनके पास सभी खेल के सामान उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ का कहना है कुछ नहीं मिलता। भीम स्टेडियम के खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें खेल का पूरा सामान मिल रहा है। उनका कहना है कि कोच और अन्य सामान के साथ सरकार भी खिलाड़ियों को मान सम्मान दे रही है। खिलाड़ियों को नौकरी और पैसा दिया जा रहा है। यमुनानगर जिले में राज्य स्तरीय मेला कमान मोचन 15 नवंबर को शुरू होगा। इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत देश के अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। इस बार कपाल मोचन मेले में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के बिना श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि मेले का उद्घाटन 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे वित्तायुक्त राजस्व प्रबंधन विभाग के एसीएस संजीव कौशल करेंगे। मेले में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन जिला प्रशासन की वेबसाइट पर कपाल मोचन 2021 के नाम से पोर्टल है। अंबाला में कैंट रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है। 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक धमाके हो सकते हैं। डीआरएम रेलवे को पत्र भेजा गया है। इस दौरान शिमला, चंडीगढ़, यमुनानगर, सहारनपुर स्टेशन उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर भी धमकी के अटैक मिले हैं। मामले में मोहम्मद अमीम शेख नाम के शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। हिसार नगर निगम कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग ने सार्वजनिक शौचालयों की दुर्दशा सुधारने के लिए महिला पुरुष अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी कर्मचारी व्यक्तिगत शौचालयों का प्रयोग नहीं करेंगे। सभी अधिकारियों के शौचालय पर ताले लगाकर चाबी खुद के कार्यालय में रखवाने के लिए कहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला की सरकार के आरएसएस के लोगों के भर्ती वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता के आधार पर एचपीएससी प्रोफेसर की भर्ती करेगा और निष्पक्षता से भर्ती हो, इसलिए फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार मेरिट पर भर्तियां करती है। पानीपत के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 2 घंटे की हड़ताल की। इस दौरान ओपीडी में भिड़ गए। ओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ने से हालात बेकाबू हो गए। सोनीपत में भी डॉक्टर्स ओपीडी बंद करके सिविल हॉस्पिटल में हड़ताल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने एसएमओ पद की डायरेक्टर भर्ती के खिलाफ हड़ताल किया। सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में 2 घंटे ओपीडी बंद होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी चेकअप संबंधित परेशानी हुई। सिरसा नागरिक अस्पताल के चिकित्सकों ने शुक्रवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक स्टे कमेटी के आह्वान पर 2 घंटे की पैन डाउन स्ट्राइक की। अस्पताल में 2 घंटे तक ओपीडी सेवाओं को पूरी तरह से बंद रखा गया, जबकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रही। डॉक्टर की मांग है कि डायरेक्टर एसएमओ की भर्ती न की जाए, सर्विस रूल बदले जाए। करनाल में सरकारी अस्पतालों में एसएमओ की डायरेक्टर भर्ती करने के सरकार के निर्णय से डॉक्टरों में नाराजगी। 11 बजे से 2 बजे तक ओपीडी बंद रखकर विरोध जताया गया। झज्जर में भी डॉक्टरों ने 9 से 11 बजे तक 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल रखा। डॉक्टरों ने 3 मांगें पूरी करने को लेकर हड़ताल किया। इस दौरान डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि वो मरीजों को परेशान नहीं करना चाहते हैं।
चरखी दादरी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस हर संदिग्ध व्यक्ति की जांच कर रही है। पुलिस लगातार रेलवे स्टेशन में आसपास के एरिया में गश्त कर रही है। रात के समय में भी पुलिस गश्त करती है। दादरी रेलवे स्टेशन पर फोर्स तैनात है और संदिग्ध व्यक्ति की विशेष पूछताछ की जा रही है। 3 दिन और रात भी ट्रेनों की पूछताछ हो रही है। घरौंडा में विधायक हरविंदर कल्याण राजकीय मौर्य संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के खेल मैदान में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम कम मल्टीपर्पज हॉल में बड़ा बदलाव किया गया है। जहां पहले ऑडिटोरियम को एक मल्टीपर्पज हॉल का रूप दिया जाना था, अभी वह ये सिर्फ ऑडिटोरियम ही रहेगा। उन्होंने कहा कि ऑडिटोरियम में एक बालकनी भी तैयार की जाएगी और एक प्रोजेक्ट रूम भी बनाया जाएगा। खेल मैदान में भी तिरंगा स्थल पर शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। ऑडिटोरियम में बदलाव होने और कई सुविधाओं को देखते हुए प्रोजेक्ट को रिवाइज किया जाएगा, जिसको लेकर विधायक हरविंदर कल्याण ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। महम निवासी और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा की सुरक्षा बढ़ाए जाने के लिए पिछड़ा वर्ग के महम एसडीएम को केंद्रीय गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 5 नवंबर को नारनौद में हुए घटनाक्रम में जांगड़ा को निर्देश बताते हुए पिछड़ा वर्ग ने किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी और औद्योगिक संगठन के सौजन्य से युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव, औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष बीआर भाटी और रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष विकास कुमार के अलावा उद्योगपति और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। महेंद्रगढ़ के सतलामी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। जहां उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप किसी एक बिरादरी के नहीं, भारत के लाल हैं। उन्होंने महाराणा प्रताप सामुदायिक केंद्र के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा का तथा सतनाली कॉलेज के लिए स्पेशल बस चलाने की घोषणा की। भिवानी में भवानीखेड़ा नगर परिषद के चेयरमैन पद के अविश्वास प्रस्ताव में चेयरमैन कांता की कुर्सी चली गई। 15 से 10 पार्षदों ने भिवानी अतिरिक्त उपायुक्त के समक्ष कांता के खिलाफ वोटिंग की थी। अतिरिक्त उपायुक्त ने ध्वनि मत और गुप्त वोटिंग करवाई, जिसमें 10 पार्षदों ने भ्रष्टाचार और विकास कार्य में अनदेखी का आरोप लगाते हुए कांता के खिलाफ वोटिंग की। कलायत हल्का के नगर राजौंद स्थित कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज में पढ़ाने वाले स्टाफ की कमी को लेकर प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में एयरफोर्स रोड पर स्थित मनी ट्रांसफॉर्म की दुकान में बदमाशों ने हथियार के बल पर 80,000 की नकदी लूट कर मौके से फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में मामूली सी बात को लेकर एक व्यक्ति ने साथी किराएदार महिला की ईंट मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके कारण आरोपी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। कैथल के गांव दुस्सैन के पास चालक से गाड़ी लूट के गोली मारकर हत्या के मामले में 2 आरोपियों को सीआईए 1 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों का न्यायालय से व्यापक पूछताछ के लिए 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया था। रिमांड के दौरान सीआईए 1 पुलिस ने आरोपियों को असला सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत में रेसलर निशा और उसके भाई की हत्या के आरोपी कोच पवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दूसरे आरोपी सचिन को भी गिरफ्तार किया है। पवन के पास भी लाइसेंस पिस्टल बरामद की गई है। सोनीपत के हलालपुर में पहलवान निशा और उसके भाई की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी फरार चल रहे कोच और उसके साथी संदीप को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
वहीं रविवार देर शाम खरखौदा एसआईटी ने भी आरोपी कोच की पत्नी सुजाता और कोच के साले को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। सोना में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने परचून के दुकानदार को कट्ठा लगाकर गले को लूटने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार के शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, वारदात की जानकारी हासिल की और सीसीटीवी की फुटेज खंगालने में जुट गई है। घरौंडा में प्रदूषण मानकों में हो रहे खिलवाड़ के मामले में सीएम फ्लाइंग टीम ने दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। होहंड इलाके में चल रहे अवैध ब्लीच प्लांट पर उड़न दस्ते ने छापेमारी की। बिना लाइसेंस और अनुमति के ब्लीच प्लांट चलाया जा रहा है। छापेमारी में जल प्रदूषण का बड़ा खुलासा हुआ है। गड्ढों के जरिए जमीन में केमिकल युक्त पानी पहुंचाया जा रहा है। करनाल की ओलंपुस स्टेट टेक्सटाइल फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री में खुले में रोजाना हजारों लीटर केमिकल युक्त पानी खुले में डालने की शिकायत मिलने के बाद छापेमारी की गई। इस दौरान टीम ने फैक्ट्री में प्रदूषण मानकों में लापरवाही पकड़ी। हजारों लीटर केमिकल युक्त पानी नाले में डाला जा रहा है। बहादुरगढ़ उपमंडल में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग अब तक नजर आ रहा है। जुलाई से अक्टूबर तक में 4.5 बिजली घटनाओं का खुलासा हुआ है। बिजली चोरों पर विभाग ने 1 करोड़ 88 लाख का जुर्माना भी लगाया है। 2 दिन के विशेष अभियान में 1100 बिजली कनेक्शनों की जांच शुरू हुई है। इनमें से 100 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। पलवल में राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग महिला कोच के साथ कार सवार युवकों द्वारा अभद्र व्यवहार, अश्लील इशारे कर लूट की अंजाम दी गई है। एक आरोपी को सीआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाकी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। गुरुग्राम में एक नामी डॉक्टर चोरी का मास्टरमाइंड निकला। गैंगस्टर के करीबी डॉक्टर ने करोड़ों की चोरी की साजिश रची। एसटीएफ टीम ने डॉक्टर और एक अन्य को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। एसटीएफ ने करोड़ों की चोरी में 3 करोड़ 90 लाख बरामद किए हैं। साथ ही एसटीएफ को इस मामले में 20 करोड़ से ज्यादा की चोरी की आशंका है। चोरी के रुपयों से करोड़ों का गोल्ड खरीदा गया और गैर कानूनी तरीके से पैसे को यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगाने का अभियान बेहद तेजी से चल रहा है। अभी तक शहर में 36 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें करीब 125% पहली डोज लगाई जा चुकी है और 80% को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि गुरुग्राम देश में 25 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पहला ऐसा जिला है जहां कोरोना वैक्सीन सबसे ज्यादा लगाई गई है। हिसार में डेंगू के 41 नए मामले सामने आए हैं। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खतरेजा ने बताया कि अभी तक 3603 डेंगू आकांक्षित लोगों के सैंपल लिए गए हैं। कुरुक्षेत्र में कोरोना के बाद डेंगू का मामला बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 124 केस सामने आए हैं। डेंगू को लेकर घर घर सर्वे चल रहा है। 1600 विभाग के कर्मचारी अधिकारी फील्ड में काम कर रहे हैं। हरियाणा में डेंगू का हॉटस्पॉट फतेहाबाद बन चुका है। फतेहाबाद में डेंगू के 880 नए मामले सामने आए हैं। फतेहाबाद में रोजाना 20 से 22 डेंगू के मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में फॉगिंग करवाई जा रही है, लेकिन फिर भी डेंगू का कहर नहीं थम रहा है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के मरीज इलाज करवा रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,850 नए मामले सामने आए। एक दिन में 501 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक्टिव केस 1,37,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 40 नए मामले, एक्टिव केस 360 के पार। 61 मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में कोरोना के 20 नए मामले, 6 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 125 के पार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक की 2 योजनाओं की शुरुआत की, जिससे आम आदमी को काफी फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केटिंग को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान होगा। पीएम ने कहा कि इस स्कीम के तहत निवेशक आरबीआई के साथ आसानी से सरकारी सिक्योरिटीज अकाउंट को ऑनलाइन मुफ्त में खोल सकते हैं। ये योजनाएं आम आदमी के निवेश को आसान बनाने के बारे में है। पीएम ने कहा कि रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑब्जर्वेंट स्कीम का मकसद आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड इकाइयों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान की बेहतर व्यवस्था है। ये स्कीम वन नेशन वन ऑब्जर्वेंट पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि इस महामारी के दौरान आरबीआई ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत इनोवेशन का ग्लोबल पावर हाउस बन गया है। फाइनेंशियल सिस्टम को विश्व स्तरीय बनाना जरूरी है।